मेहनत कौन। तौसीफ भाई, ये इलेक्शन हो गया है, बीजेपी की सरकार आ गई वेस्ट बंगाल में, 2 महीने हो गए हैं। आपको क्या लगता है, माइनॉरिटी अभी भी डरे हुए हैं और इनका कहना है कि हम मतलब जैसे अन्नपूर्णा योजना है उसमें कहा जा रहा है कि मुसलमानों को, जबकि 26 लाख जो है वो काटा गया है। क्या कहना चाहेंगे? 26 लाख में हमको लगता है कि जो डिलीटेड केस है 23 लाख महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का जो काटा गया है, वो सारी महिलाएं इससे वंचित हैं, उन्हें नहीं दी जा रहा। आप क्या कहना? देखिए, पहला बात तो ये कि जब तक बीजेपी बंगाल में सरकार नहीं बनाया था उसने, तब तक ये बात कहा जाता था, ममता बनर्जी के हर कैंपेन में बोला जाता था, बीजेपी के नाम से डराया जाता था कि आप तृणमूल को वोट नहीं देंगे तो बीजेपी आ जाएगी। अब चूंकि बीजेपी आ गई है तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल में ये कहना बंद कर देना होगा कि बीजेपी से डर है। अब जो है आपके ऊपर में ये थोप दिया गया है, अब आपको इसे फेस करना है, और फेस करने के लिए सबसे पहला ये डर वाला माहौल जो है या जहन में ये बात रखना खत्म कर देना होगा। अब जो भी है फेस करेंगे भाई। एक अगर मैं ये कहूँ धर्म के हिसाब से तो भाई मुसलमानों को तो किसी से डरना नहीं चाहिए सिवाय अल्लाह के, और अपने डीड्स से कि आप क्या कर रहे हैं, आपका जो है जो जिंदगी में जो आप कैसा काम करते हैं, कर्मा जिसे कहते हैं, वही उससे ही आपको डर होना चाहिए कि खुदा जो है उसी का फल देगा आपके जो काम किए गए। दूसरी बात, जो अन्नपूर्णा में नाम कटे हैं, तो ये सरकार कुछ ना कुछ टेक्निकल रीजंस इसके पीछे रखेंगे। बिना टेक्निकल रीजन के, डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से, बिना किसी एक्सक्यूज के सरकार नाम काटने वाली नहीं है। तो जो भी लोग, जिनको भी लगता है कि वो एलिजिबल हैं, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सरकार ने दिया है अन्नपूर्णा स्कीम के लिए कि इनकम टैक्स पेयर के कैटेगरी में फॉल ना करते हो, भारतीय सिटीजन हो, तो जो भी एलिजिबिलिटी में आते हैं उन्हें वापस से इसके लिए फिर से अप्लाई करना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट के ये डिसीजन का रिव्यू हो, क्योंकि ये टैक्स पेयर का मनी है और ये बीजेपी सरकार के विम्स एंड फैंसी पे देने के लिए नहीं दिया जा रहा है। हर वो महिला जो कि स्कीम के फ्रेमवर्क के अंदर एलिजिबल है, उनको ये पैसा मिलना चाहिए, उनका हक है। किसी बीजेपी के नेता के खुशी के मुताबिक पैसा किसी को देना या ना देना, अगर ऐसा कोई लिस्ट बनता है तो वो इलीगल है। इसलिए जिन लोगों को लगता है कि वो एलिजिबल है, उन्हें वापस से अप्लाई करना चाहिए, इसके लिए रिव्यू करवाना चाहिए। और SIR के लिए आपने काम किया है, और 23 लाख जो लोग, काफी लोग हैं, 23 लाख भी जो कटा हुआ है, तो वो क्या मतलब वो लोग वापस करेंगे ना यूं ही झूलते रहेंगे? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। ट्राइब्यूनल डेजिग्नेट कर दिया गया, एक बिल्डिंग बता दिया गया, और ट्राइब्यूनल्स में जजेस को अपॉइंट कर दिए गए, लेकिन जो जजेस के नीचे जो सेक्रेटरीज होते हैं, जो सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो पियोन्स होने चाहिए, जो कंप्यूटर होना चाहिए, जो प्रिंटर होना चाहिए, जो एक रिक्वायरमेंट होता है एक ट्राइब्यूनल का, उसमें कमी होने के कारण ट्राइब्यूनल सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा। हमने देखा कि कैलकाटा हाईकोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस जिनको जज बनाया गया था ट्राइब्यूनल में, उन्होंने इस रिजाइन कर दिया, और उसका वजह हम लोगों ने इनकार ये लगाया था कि उन्होंने जितने नाम अप्रूव किए उससे भी कम नाम को अलाउ किया गया था इस इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले। और अब एक और जज ने रिजाइन कर दिया है, और उनके रिजाइन करने का कारण यही हमें समझ में आ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का फेलियर। तो ट्राइब्यूनल, SIR ट्राइब्यूनल बना तो दिया गया है, लेकिन इसमें जिस तरीके से सपोर्ट मिलना चाहिए सरकार की तरफ से वो नहीं है। तो इसका एक रास्ता यह है कि जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है ट्राइब्यूनल में, वो एक ग्रुप बना करके हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करें, ताकि उससे पिटीशन का खर्च कम पड़ेगा, सारे लोगों का पॉकेट भी देखना पड़ेगा। तो फिर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करके हाई कोर्ट से एक डायरेक्शन दिया जा सकता है ट्राइब्यूनल के ऊपर में कि तुम इतने दिनों के अंदर ये सारे पिटीशंस का फैसला सुना दो। तो ये एक तरीका हुआ। और एक चीज और, ये कुछ लोगों ने केस भी किया, तो हाई कोर्ट में जाते तो कहते हैं आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाते तो कहते हैं आप हाई कोर्ट में जाइए। देखिए, वो केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट में जाने से कोई सुनवाई नहीं होता। आप सही वकील के थ्रू आप सही पिटीशन को फाइल करिए, अगर कोई डिफेक्ट है उसको क्योर करिए, और अगर हाई कोर्ट कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए तो वो उसका रीजन भी होगा। मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन से बाहर है।
हाँ, लोग सुप्रीम कोर्ट में भी पिटिशंस फाइल कर रहे हैं, लेकिन वो डिफरेंट ग्राउंड में। जगह अगर आपका पिटिशन पेंडिंग है ट्राइब्यूनल में, तो हाई कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं बताएगा, वो ट्राइब्यूनल बताएगा कि आप ट्राइब्यूनल में जाइए। लेकिन एटलीस्ट वहां पे एक डायरेक्शन हाई कोर्ट देगा ट्राइब्यूनल के ऊपर में कि आप इतने दिनों के अंदर इसको जो है डिस्पोज ऑफ करिए। तो मायूस नहीं होना है, निराश नहीं होना है, ये नहीं सोच लेना कि हाई कोर्ट में जाने से कुछ नहीं होगा। हाई कोर्ट में जाइए, रिजल्ट निकलेगा। और एक ये है कि बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि जिनका डिलीट केस में है वो नए फॉर्म भर रहे हैं, तो क्या भरना चाहिए, आपको क्या लगता है? ये थोड़ा सा ट्रिकी मुद्दा है। आप फॉर्म पर्टिकुलर केस टू केस के बेसिस पे कोई एक ब्लैंकेट मशवरा नहीं दिया जा सकता इसमें। जिन लोगों का नाम डिलीट हुआ किस ग्राउंड पे हुआ और क्या उन्हें नया नाम अप्लाई करने के लिए, ऐड करने के लिए नया फाइल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो केस टू केस देख करके ही बोला जा सकता है। तो मतलब इसमें क्लियर आप नहीं कहना चाह रहे? हाँ, वो बिना केस देखे वो कहना मुनासिब नहीं होगा। जी। और एक चीज़ और, यहाँ अमेठी है, बहुत तादाद में है, बीजेपी का जैसा कहना है। इस बार जो बजट पेश हुआ है, बजट में देखा गया कि जो बजट है उसका हाफ कर दिया गया अमेठी के लिए। इस पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो क्या हम सरप्राइज हैं, इससे हम बिल्कुल सरप्राइज नहीं है। मदरसा बोर्ड के, मदरसा एजुकेशन डिपार्टमेंट के बजट को कम किया जाएगा बीजेपी सरकार आने से, ये तो हम जानते ही थे। बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में कर रही है, जो दूसरे राज्यों में कर रही है, उत्तरांचल में कर रही है, नैनीताल में भी मामला चल रहा है, हाईकोर्ट में पिटिशन फाइल हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल हो रहा है। मदरसा बोर्ड के खिलाफ जो मुहिम चला रही है बीजेपी, या जिस तरीके से वो प्रोपेगेंडा चलाती है कि मदरसा में खामियां निकालती है, तो इसमें भी देखिए मायूस होने की कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मदरसा बोर्ड को ही अबॉलिश कर दिया था, लेकिन वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स करते हुए मदरसा बोर्ड के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। तो कानूनी तौर पे मदरसा बोर्ड को या मदरसों को चलाना, मुस्लिम इदारों को चलाना पूरा कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट है। इसको कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है। अगर हाई कोर्ट में आ गए तो सुप्रीम कोर्ट में, जैसे मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश का हवाला देते हुए आपको फेवर में फैसला आएगा। तो मतलब क्या मशवरा देंगे मुसलमानों के लिए खास तौर से, जबकि यहाँ अब देखा जा रहा है कि मदरसा की बात आई है, तो जो खारजी मदरसा जिसको कहते हैं, सरकार से कोई उनको ग्रांट वगैरह नहीं मिलता है, वो चंदे के पैसे से, लोगों के पैसे से चला, उन पूरे बंगाल के सारे मदरसों को इन्होंने नोटिस दिया है बीजेपी सरकार ने, और उनसे पूरा डिटेल कि आपका मदरसा चलता कैसे है, पैसे कहाँ से आते हैं, क्या क्या पढ़ाई होता है, सब्जेक्ट्स क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन मांगा। देखिए, बंगाल में जो भी, अगर बंगाल की सरकार कदम उठा रही है, अगर नोटिफिकेशन भेज दी या सर्वे करवा रही है, तो उस सर्वे से कोऑपरेशन करना चाहिए जितने भी मदरसे चलाने वाले हैं। और मदरसों को रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किया गया है अब तक, तो रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। इसमें एक भय का माहौल बनाया जाने का कोशिश है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मदरसों को बंद करवा देगी सरकार। जहां पे कुछ ना कुछ कानूनी फॉल्ट निकाल के, लकूना निकाल करके वो परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप अगर अपने आप को रेगुलेशंस, बायलॉज के तहत ठीक रखते हैं तो आप अपना मदरसा चला सकते हैं। अगर आप नहीं ठीक रख सकते तो मेरा भी मशवरा होगा कि फिर बंद ही कर दीजिए। अगर आपको चलाना है मदरसा तो लॉज, बायलॉज और रेगुलेशंस के तहत चलाइए, वरना मत चलाइए। जी। और जैसे कहा जाता था, जो सेकुलर पार्टियां हैं उनके बारे में कहा जाता था कि मुस्लिम माइनॉरिटी अपीसमेंट पार्टी है, तो इनको क्या मेजॉरिटी अपीसमेंट पार्टी कहा जा सकता है? बिल्कुल, ये मेजॉरिटी अपीसमेंट है। ये हम रोड में नमाज बंद कर देंगे, लेकिन रोड में 7 दिन तक जो है योगा करवा देंगे, तो वीआईपी कल्चर करवा देंगे, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का नाम लेकर के, तो ये तो अपीसमेंट वाली बात है। जो भी इनका एजेंडा रहा है, अभी यूसीसी को लेकर के आएगा, मदरसों को लेकर आएगा, ये माइनॉरिटी अपीसमेंट का इल्जाम लगा करके ममता सरकार पे माइनॉरिटी अपीसमेंट का इल्जाम लगाया, कांग्रेस पे माइनॉरिटी अपीसमेंट का इल्जाम लगाया, बट एक्चुअल में ये खुद मेजॉरिटी अपीसमेंट का काम कर रहे हैं। मेजॉरिटी अपीसमेंट का वोट बैंक वाला पॉलिटिक्स चला रहे हैं। और ये सरकार में आ गए हैं, ताकत है, कुछ भी कर सकते हैं, जैसा कि हर जगह सेंट्रल फोर्स और स्टेट पुलिस को लेकर कर रहे हैं। इसके बावजूद इनको क्या डर है कि आप रास्ते में नमाज थोड़ी देर के लिए हो रही मत पढ़िए, आप कुर्बानी मत करिए, आप मदरसा बंद, ये सारी चीज़ें
देखिए सरकार, बीजेपी सरकार जो भी इस तरह के मुद्दे उठाती है वो टेक्निकल रीजंस पे उठाती है, टेक्निकल कारण दिखाती है कि कानून के खिलाफ हम नहीं जा रहे। तो जहां पे टेक्निकल क्वेश्चंस इन्वॉल्व है वहां पे हम लोगों को भी चाहिए कि हम टेक्निकली उसको डील करें। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन मजहब का नाम लेकर के, जबकि सरकार जैसे चाल चल रही है उसी तरीके से मेरे ख्याल से लोगों को भी उसी तरीके से जवाब देना चाहिए। और एक और, ये आपने देखा वाकफ के लिए आप भी बहुत काम किए हैं। इस बार उम्मीद पोर्टल में जो फॉर्म भरे गए थे और उसका जो रिजल्ट आया उसमें कई लाख, एक तरह सबसे ज़्यादा 90,000 के करीब जो है वो वक्फ जायदाद जो फॉर्म, हाँ बता रहे, जो फॉर्म भरे गए थे उसको रिजेक्ट किया है। सबसे ज़्यादा यूपी में 36,000 के करीब वो वक्फ की जायदाद का जो था रजिस्ट्रेशन उसको कैंसिल किया है। बंगाल में 15,000, उसके बाद राजस्थान में भी इसी तरह से निकाला गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सारे जो जिनको रिजेक्ट किया गया वो रिजेक्ट हो जाएंगे या उस पर गवर्नमेंट कब्जा कर लेगी? देखिए फिलहाल रिजेक्ट करके गवर्नमेंट कब्जा करने का इरादा रखती है, उनका कानून ही प्लेन एंड सिंपल है। लेकिन जहाँ पे रिजेक्ट हुए हैं उसको रिव्यू के लिए वापस अप्लाई करना चाहिए। स्टेटस को का ऑर्डर, एक इंजंक्शन या जिस तरह का भी ऑर्डर मिल सके जो इंटरिम रिलीफ होता है उसको ऑब्टेन करने की जरूरत है। लड़ाई लड़ना होगा, कोताही से काम नहीं चलेगा। तो कानून का सहारा लेने का, बिल्कुल बिल्कुल, कानून अगर ये बदल दें या कानून रहते हुए भी ये इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं, कई जगह पे कोर्ट भी जो है सही फैसला नहीं देती है, ये हम देखते आए हैं। लेकिन संविधान को इन्फोर्स कराने की जिम्मेदारी अब हम पे है, हम लोग इन्फोर्स करवाएंगे संविधान को, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। इस बार आपने देखा है कि जो चुनाव हुआ है उसमें SIR एक वजह था और बहुत सेंट्रल फोर्स और भी बहुत सी टेक्निकली अपना हिसाब किताब लगा के सरकार बनी है। बहुत ही मामूली फ़र्क से 5 या 6% फ़र्क से सरकार बनी है। तो आपको क्या लगता है कि तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से धराशायी हो गई है और दूसरी पार्टियां जिस तरह से कमज़ोर हैं, क्या लगता है ये लोग वापस आ सकते हैं? तृणमूल कांग्रेस जी, अब पहले ये डिसाइड कर ले तृणमूल कांग्रेस है कौन, ऋतुव्रत का फैक्शन है या फिर अभिषेक का फैक्शन है। कोई भी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जब उठ के आई थी तो उस वक्त में ममता बनर्जी के पास एक मिशन था, एक मोटिव था और वो फाइटर थी। आज ममता बनर्जी का जो सेहत है या जो उम्र है उसमें और उन दिनों में और आज में बहुत फर्क है। दूसरी बात, आज ममता बनर्जी केवल एक चेहरा है, असल में वो पार्टी अभिषेक का है। और ममता बनर्जी ने भी जब ये बगावत हुआ, बगावत करने वालों ने यही बोला, यहाँ तक कि कल्याण बनर्जी का भी हमने स्टेटमेंट देखा कि आप अभिषेक को चुन लो या फिर पार्टी को चुन लो, तो ममता बनर्जी ने अभिषेक को ही चुना है। तो ऐसे हालात में नो डाउट ममता बनर्जी की एक पॉपुलैरिटी है, हम उन्हें इनकार नहीं कर सकते, वो चीफ मिनिस्टर रही है, उनका एक सर्विस रहा है स्टेट को लेकर के। लेकिन अब जैसे हालात हैं, क्या वो सिर्फ अभिषेक को लेकर के, अभिषेक को आगे कर करके पार्टी खड़ा कर सकती है? इस पे बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दूसरी तरफ ऋतुव्रत फैक्शन जो कि असल तृणमूल यानी कि बिना ममता बनर्जी के वो कितने दिन सर्वाइव कर पाएगी, इसको लेकर भी प्रश्न चिन्ह है। तो ऐसे हालात में मुझे लगता है कि कांग्रेस को पूरा का पूरा फायदा होने वाला है। देश की जनता, बंगाल की जनता ममता बनर्जी को इस वादे पे वोट देती थी और वो वादा खुद ममता बनर्जी का था कि वो बीजेपी को रोक देंगे। आज बीजेपी को रोक देने वाला सवाल है ही नहीं, तो ममता बनर्जी का कोई वादा अब रहा ही नहीं। अब यही वादा कांग्रेस करेगी, बंगाल की जनता कांग्रेस को वोट देगी, अगर सीपीएम से कन्विंस रहेगी सीपीएम को वोट देगी। और ये जो आप सेकंड फैक्शन का बात कहा कि असल तृणमूल, ये लोग बार बार कह रहे हैं कि अभिषेक से इनका प्रॉब्लम था, अभिषेक की वजह से ये लोग अपना पार्टी, लेकिन लोगों में ये मैसेज जा रहा है कि ये सारे लोग करप्ट है, ये डर से ईडी जेल में जाने के डर से ये लोग मुतैद हो गए और बीजेपी का बी टीम। आपको क्या लगता है, मतलब इसमें दोनों में कौन सच्चाई है? अगर इस बात में सच्चाई है कि ऋतुव्रत फैक्शन में कई सारे नेता सीबीईडीआई के डर से अपना सेटिंग कर रहे हैं, मान लीजिए, तो फिर ये सवाल तो अभिषेक बनर्जी पे भी लग जाएगा। ईडी सीबीआई का मामला उन पे भी है, चाहे बाली चोरी हो, चाहे कोयला चोरी हो, चाहे काउ स्मगलिंग हो, बहुत सारे स्कैम अभिषेक बनर्जी पे भी लगे हुए हैं। तो ये अगर कहते हैं कि वो चोर है तो आपका भी तो दामन
साफ नहीं है, सवाल आप पे भी खड़े होंगे कि आप भी क्या कोई सेटिंग कर रहे हैं। तो मेरे नज़र में जब इल्ज़ाम लगा देना बहुत आसान होता है, पर अगर हम फेस वैल्यू पे बात सुने, नहीं तो फैक्शन में जितने भी नेता हैं उन्होंने यही बात कहा है कमोबेश कि हम अभिषेक को नहीं पसंद करते, दीदी चूज कर ले अभिषेक चाहे पार्टी। दीदी ने अभिषेक को चूज किया, कल्याण बनर्जी ने ओपनली कहा। तो क्या हम ये बोल देंगे कि कल्याण बनर्जी भी जो है ईडी सीबीआई के डर से कह रहे थे कि अभिषेक को चूज करो या कल्याण बनर्जी को चूज करो? तो वो बात नहीं कह सकते। तो ये एक ग्रे एरिया है, इस पे कमेंट ना ही करे इंसान तो बेहतर है, क्योंकि एक दूसरे पे सिर्फ कीचड़ उछालने वाला काम होगा। अगर अभिषेक बनर्जी ये बात दूसरों के लिए बोलेंगे तो ये उन पे भी अप्लाई होता है। ऐसे माहौल में लोगों में जो मैसेज जा रहा है वो ये कि कौन क्षमता रखता है बीजेपी को पावर से हटाने का, कौन वादा कर रहा है बीजेपी को पावर से हटाने का, तो वो तो एक कांग्रेसी एक ऑप्शन देखता है।